मैं सुनीता छाबड़ा बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन के बारे में आप लोगों से जैसे वादा किया था कि मैं सारे प्रूफ के साथ आप लोगों से बात करूंगी और पूरे प्रूफ के साथ मैं आज आई हूँ। मैं सारे मीडिया बंधु को नमस्कार करती हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो फुंगी चौक का मैटर जो आजकल इन दिनों सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा है कि जो हमारा मंदिर का कमेटी अनऑथराइज बिल्डिंग, इन सब बारे में आज हमें बात करनी है। तो इस विषय पे मैं एक एक बात आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फुंगी चौक हमारा जो बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन है, सबसे पहले ये बात कह रही हूँ कि हमारा मंदिर बिल्कुल ढह गया है, मंदिर ना के बराबर रहा है। तो आज के डेट पे वहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, पूरी बस्ती बन चुकी है, लेकिन हमारा मंदिर आज भी वैसे का वैसा ही रहा, उल्टा और बहुत बुरी अवस्था में आ चुके हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये अवस्था आने का रीज़न क्या है। इस अवस्था के रीज़न के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ कि लोगों ने अपनी सारी बिल्डिंगें और ज़मीन वहाँ पे चाहे सेल किया हो, चाहे लीज पे किया हो। जो सो कॉल्ड कमेटी इस वक्त बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन फुंगी चौक पोर्ट ब्लेयर, जो कि म्युनिसिपल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है, उस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये इतनी बड़ी बस्ती बसाया किसने, ये कमेटी बनाया किसने, और इस कमेटी का कर्ता धर्ता कौन है, और इसे अपॉइंट किसने किया है, इस कमेटी को बनाया किसने, और इसको मान्यता मिली कैसे। लोगों ने कहा कि ये आज आई है सुनीता और आज ये सारी चीजें कर रही है। मैं लोगों को ये बात बताना चाह रही हूँ कि ये लड़ाई मेरी माँ ने शुरू की थी। राजू है, ये भी प्योर बुद्धिस्ट है, इनके फादर ने शुरू की थी। आज हमारे पेरेंट्स रहे नहीं, ये हम लोग सबसे आखिरी जनरेशन है जो इस विषय पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जनरेशन के बाद में इसके बाद इस मंदिर का कुछ होने का है नहीं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, इस जनरेशन के बाद में कोई मंदिर के बारे में, मंदिर के विषय पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, और हमारा मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आज हमारे मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। जो हम बुद्धिस्ट हैं वो अपने मंदिर में जा नहीं सकते। वहाँ के जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड कमेटी है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो हमें वहाँ जाने से रोका जा रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मंदिर बनने के बाद, और ये मंदिर जिस तरीके के हालात हो गए हैं, और जिस तरीके से मंदिर की वहाँ पे जितनी बिल्डिंगें बन गए हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रहे हैं, वो किसके परमिशन से हो रहे हैं। हालांकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये फुंगी चौक का जो मंदिर है, इसकी कमेटी है 92 में। मैं वैसे कोई बात नहीं कर रही हूँ, आपको प्रूफ के साथ कह रही हूँ, इसके ज़ेरॉक्स भी मैं दे रही हूँ आपको। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, इस कमेटी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनाया था 92 में, आप देख लीजिएगा।
और इसके संरक्षक जो इनका कर्ता धर्ता है वो डीसी है, चाहे वो कुर्सी है डीसी की, जो कि उनको मालूम होना चाहिए कि कौन सी कमेटी क्या काम कर रहे हैं। आज मंदिर के हालात इस तरीके से हो गए, घर इतने बन चुके हैं कि वहां अगर कभी आग भी लग जाए तो भागने की या बचने की कोई रास्ता नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस मंदिर को किसने परमिशन दी है कि इतने लोगों को वहां बसाने की, और ये सारे कमर्शियल एक्टिविटीज क्यों हो रहा है। अगर ये सारी चीजें घर भी बसाया गया तो डेफिनेटली वहां पैसे तो आए हैं, और ना तो इनका कोई मैंने उनको भी इनवाइट किया था जो इस वक्त की कमेटी जो चल रही है, जो कि नॉन बुद्धिस्ट है। मुझे किसी जाति और किसी बिरादरी के बारे में बात नहीं करना है, बट जो लोग नॉन बुद्धिस्ट है वो आज के डेट पे सारे वहां पे बन चुके हैं, वहां के आला अधिकारी अपनी मर्जी से वो किसी को भी कमेटी में लाते हैं। फिलहाल लास्ट 2 साल पहले अभी कोई नया ट्रेजरर बना हुआ है जो कि साउथ इंडियन लड़का है, वो कोई भी बुद्धिस्ट नहीं है। तो उन्हें किसने ये परमिशन दी है? क्या उनका कोई भी मीटिंग पब्लिक के सामने आया गया है, न्यूज़पेपर में आया गया है, या हम जो मेरी मदर, राजू जी के मदर या उनके फादर जब जिंदा थे उन लोगों ने ये लड़ाइयाँ लड़ी थी, जब प्री 42 से पहले, जब बर्मीज आज फोंगी चाओ को 130 साल हो गए, एक मोर देन 130 साल हो चुके हैं। लेकिन उसके टाइम पे जो पेरेंट्स जो जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी थी, क्या वो पेरेंट्स के बच्चे आज भी हम सब हैं? क्या हम लोगों से पूछा गया? क्या हम लोगों से पूछा गया? आप कह सकते हैं कि हम लोगों को पता भी नहीं कि ये क्या चीजें चल रही है। जब मैं 2012 से ये लड़ाई लड़ रही हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट ने इस बात को सुनी नहीं। हालांकि ये कमेटी जो सबसे पहले बनाया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो कि मैंने आपको पेपर के अकॉर्डिंग बताया गया है। और दूसरी बात ये है कि इससे पहले जो डीसी था मिस्टर आंची पक्का, उनको मैंने एक पूरी फाइल दी थी फोंगी चाओ से रिलेटेड। तो जब मैं उनसे जाकर के ये बात कही थी मिस्टर आंची पक्का को कि सर कि जो फोंगी चाओ है उसकी अवस्था बहुत खराब है और हमें जो है इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दी थी कि ठीक है मैं इस बारे में बात करता हूँ। तो आज तक उन्होंने बात नहीं की। मुझे नहीं पता कि डीसी ऑफिस में ये फाइल कहाँ गई है। आज के डेट पे वो फाइल का कोई भी अता पता नहीं है। उसके बाद अभी जो मैडम आई है उनको भी दी है, उन्होंने भी ये बात कही है कि मुझे ये नहीं समझ आता कि जितने भी डीसी ऑफिस के लोग हैं और जो भी डीसी आता है वो उनके संरक्षक है, क्योंकि हमारी बहुत छोटी कम्युनिटी है बुद्धिस्ट की। क्या वो चाहते हैं कि हम पूरे ऑल ओवर अंडमान के जितने भी बुद्धिस्ट हैं वहां यहाँ सबको लाके जमा करें और एक रैली निकालें? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि एक और लड़ाई हम लड़े? जब इतनी बातें हो चुकी है तो मैं कहती हूँ कि हमारे पास सारे प्रूफ है, उसके बावजूद भी फोंगी चाओ पे किसी का नजर नहीं पड़ रहा है। आज फोंगी चाओ के अंदर में इतने घर हो चुके हैं जो कि इस घर को मतलब कभी ऊपर वाला ना कहे कि आग लग जाए तो निकलना मुश्किल है। और मैं कमेटी की बात कर रही हूँ, ये कमेटी किससे पूछ के बनाई गई है? ये नॉन बुद्धिस्ट कमेटी है। और इस कमेटी में मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, जब मैं कमेटी की बात करती हूँ तो ये सारा मुद्दा जो है लड़ाई झगड़ों में खत्म हो जाता है। आज से 4 साल पहले 4 साल हो गए 5 साल पहले हम एक कमेटी के बारे में और इतने सारे घर जो बने हैं उसके बारे में फोंगी चाओ में एक मीटिंग करने गई थी, तो उससे कंप्लीट होने नहीं दिया गया। लड़ाई झगड़ा करके उस मुद्दे को वहीं खत्म कर दिया, हमारी बात पूरी होने नहीं देगी।
और आज हम लोग यहाँ जमा होकर के अपने मंदिर के कमेटी के बारे में हम किसी और जगह बात कर रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। और इस मुद्दे पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी कमेटी के लोग हैं, इसमें से एक भी बुद्धिस्ट हो तो हमें बताइए कि हम कुछ गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारे पास सारे प्रूफ है कि जब गवर्नर जो है, हमें बोला गया था कि ये कमेटी जब बना था, जब हमारे पेरेंट्स जिंदा थे, तो इस कमेटी में हमारे पेरेंट्स सारे लोग जो है वहाँ पे सम्मिलित थे और उनके हिसाब से ये सब कुछ चल रहा था। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक प्रिस्ट था जिसको हम पुंगी कहते हैं, तो उन्होंने जब बाबू लाइन में आग लगी थी तो उस वक्त कुछ लोगों को पुंगी चौ में बसाया गया था। तब तक पुंगी चौ में गिन के 2 या 3 घर थे जिसमें हमारा घर था। तो उस टाइम पे गिन के हार्डली 5 या 6 घर वहां पे थे। उसके बाद में वो जब ये घर बसाने लगा तो एडमिनिस्ट्रेशन, तब हमारा जो हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने कंप्लेन किया कि ये धीरे धीरे उस घर को बढ़ा रहे हैं। उस वक्त पोंगी जो है, प्रिस्ट जो है, वो जमीन के अवज पे पैसे पर्सनल लेना शुरू कर दिया था। तब जीना वोंसा नाम का एक प्रिस्ट था जो कि हमारा बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा होता है बुद्ध गाया, वहां से उनको भेजा गया था। वो एक आसामी था। उसके बाद उनको वहां से हम जब वहां गए थे बुद्ध गाया, तो आप ये देख सकते हैं बुद्ध गाया से एक चिट्ठी आई थी, ये आप देख सकते हैं। बुद्ध गाया से ये चिट्ठी आई थी, इसकी कॉपी भी मैं आप लोगों को दे दूंगी जेरोक्स करके। तो इसमें ये लिखा गया था कि म्युनिसिपल जो है, किसी भी तरीके से कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उनको कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, और ये हमारा मंदिर का जमीन है और मंदिर का जमीन जो है अपने तरीके से किया जाएगा, जो भी करना होगा। उसके बाद पोंगी चौ में जो प्रिस्ट था उनको कौन से सन में उनको अखिल उनको जो प्रिस्ट था उनको गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जेल किया गया था। वो भी हमारे पास पोर्ट ब्लेयर के टेलीग्राम इसमें न्यूज में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इनको जेल भी किया गया था, कस्टडी की गई थी कि ये मंदिर का जमीन को ऐसे कोई भी आप सेल नहीं कर सकते, लीज पे नहीं दे सकते। जहां तक लीज की बात हुई है, आप बताइए, अगर पोंगी चौ का जमीन लीज पे दिया जाता है तो लीज पे दिया जाता है तो क्या लीज रेवेन्यू नहीं हुआ जाता है? जिस तरीके से जो सो कॉल्ड कमेटी है वो ये कह रहा है, सो कॉल्ड कमेटी ये कह रहा है कि जो लीज का जो जमीन है उसमें लोग जो है रेंट नहीं देते हैं। अब एक बात बताइए, जब लोग रेंट नहीं देते हैं तो वो रह किस लिए रहे हैं? और बुद्धिस्ट का मिशन के अंदर में इतने सारे कमर्शियल बिल्डिंग बन चुके हैं और वहाँ के जो काउंसलर है, मुझे ये नहीं समझ आता है कि हमारा मंदिर का जमीन जो बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन है, इसमें काउंसलर का क्यों हस्तक्षेप हो रहा है? काउंसलर का काम होता है अपनी पानी, बिजली, रास्ता, रोड, वो सब देखे, ना कि कमेटी में इंटरफेयर करे। हर बार वो कमेटी, जब भी मैं पब्लिक से इस कमेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ, पोंगी चौ की कमेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उसका जवाब काउंसलर देता है। क्या मैं एक मस्जिद पे जाके क्या मेंबरशिप ले सकती हूँ? नेवर, कभी नहीं। तो मुझे नहीं समझ आता है कि इस काउंसलर को इतना क्या पड़ा है कि हमारी कमेटी पे इंटरफेयर करे। दूसरी बात, जब आपका डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि हमारा जो भी कमेटी का फैसला है वो डीसी और एसी जो है सारे हिसाब देगा, तो क्या इतनी बिल्डिंगें जो बनी हैं
क्या वो बिल्डिंगों का हिसाब किताब क्या गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे संज्ञान लिया है? क्या एसी असिस्टेंट कमिश्नर ने उनका हिसाब किताब लिया है? क्या डीसी मैडम ने ये पूछा है कभी? डीसी मैडम के पास वैसे भी टाइम नहीं होता है, मुझे नहीं पता उनका प्रॉब्लम क्या है। जब भी हम जाते हैं कोई किस विषय पे बात करने, 1 मिनट से ज़्यादा वो टाइम नहीं दे रही है। तो हमारा जो संज्ञान लेने का काम है वो डीसी का है, क्योंकि ये कमेटी बना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू से, जो कि मैंने आपको सारे पेपर्स दिखा चुके हैं। और बुद्ध गया से जो हमें आया है कि म्युनिसिपल को ये लिखा गया है कि आप लोग ये चीज़ें जो है नहीं कर सकते, आप ज़मीन को लीज पे नहीं दे सकते जब तक कि कमेटी अप्रूवल नहीं करे, 1/3 जब तक कमेटी की मेजोरिटी नहीं होती। तो मुझे नहीं समझ आता इस कमेटी को अलाउ किसने किया। मैं ये खंडन करती हूँ, ये कमेटी बिल्कुल नाजायज है, जिसका कोई आधार नहीं है, ये नॉन बुद्धिस्ट है। मैं डीसी मैडम से ये कहना चाहती हूँ इस कमेटी को डिसॉल्व करें इमीडिएटली, अदरवाइज ये चेतावनी दे रही हूँ मैं कि जितने भी बर्मीज बुद्धिस्ट इंटायर आइलैंड में हैं, सबको मैं यहाँ ला करके एक बहुत बड़ा जलसा शुरू कर दूंगी। क्या ये चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? मैं सारे बर्मीज बुद्धिस्ट को जमा करूं और यहाँ पे एक जुलूस निकालूं? हम थोड़े से बुद्धिस्ट लोग हैं, प्लीज इनको संरक्षण कीजिए, इनका थोड़ा सा देखिएगा कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। खैर, जो रहने वाले हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज तक इन लोगों को क्यों नहीं, इन लोगों ने जो भी पेमेंट दिया है, ना तो इनका हिसाब किताब हमारे पास है, ना इनके मिनट्स, ना कोई अकाउंट्स आज तक किसी ने देखा है। और मेरे पास बिल्कुल पुख्ता सबूत है इस बात का, बिल्कुल पुख्ता सबूत है कि जितने भी यहाँ पे घर बेचा गया, जैसे एक स्लैब डाला जाता है तो उससे 50,000 से 1 लाख और 1.5 लाख तक का पैसे लिया जाता है, जो कि बिना रिसिप्ट के। और जितना रेंट आता है वो रेंट कहाँ गया? इन्हीं के ग्रुप का एक पर्सन है जिनका तमिलनाडु मेडिकल है, वो बंदा मेरे घर पे आया और मुझसे बात की। मुझे नहीं समझ आता है कि तमिलनाडु मेडिकल वाला टोटली तमिल पर्सन है, वो कैसे इनका हिसाब किताब देखने लग गया। ऑल ऑफ ए सडन वो मुझे कहता है कि उसके पास, मैंने उनसे पूछा कि मंदिर कमेटी के अंदर में कितने पैसे हैं आज के डेट पे, तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि हिसाब किताब वो लड़का देख रहा है, तो वो कहता है कि हमारे पास में सिर्फ 4,200 रुपए है। अब बताइए 20 सालों में 22 सालों में 20 से 22 सालों में सिर्फ 4,200 रुपए हमारे अकाउंट में है। मंदिर पूरा ढह चुका है। अगर जो रहने वाले हैं जिनके इतने फ्लोर्स की बिल्डिंग है, म्युनिसिपल को मैंने लेटर लिखी, मैंने सारे डिपार्टमेंट में लेटर लिखी है, टोटल सारे डिपार्टमेंट में मैंने लेटर लिखी हूँ, क्योंकि बीइंग एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन की मैं चेयरपर्सन होने के साथ में एक बुद्धिस्ट हूँ, तो मैंने अपने लेटर हेड पे ये लेटर लिखी है, जिन्होंने मैंने सारे जगह उनसे रिसीव करवाया है। आप देख सकते हैं कुछ लेटर्स का जवाब मेरे पास आ चुके हैं। जैसे म्युनिसिपल पोंगी चौसे से 20 मीटर की दूरी पे म्युनिसिपल है, तो उन्होंने ये बात कही है कि हमसे कोई भी ना तो परमिशन ली गई है, ना हमसे इस बिल्डिंग का कोई ना ऑथराइजेशन, कुछ भी नहीं लिया है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, म्युनिसिपल हर जगह कोई टैक्स नहीं लिया, आज तक 20 सालों में म्युनिसिपल ने कोई टैक्स नहीं लिया। क्या म्युनिसिपल अपना घर का बिजनेस चला रहा है? उन्होंने खुद ये लेटर लिखा है कि मैं, देख लीजिएगा आप लोग, कि हमसे कोई भी लेटर का हमसे कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, हमें कुछ भी नहीं बताया गया, और ना ही हमें ये बोला गया कि हम ये बिल्डिंग, कोई प्लान नहीं है, बिना प्लान के सब कुछ बना है। उसके बाद सारे काम होने के बाद भी आज भी म्युनिसिपल का कोई टैक्स ना लेते हुए भी म्युनिसिपल वहां पे सारा काम करता है। किस लिए, किसकी अगुवाई पे कर रहा है, या किसके प्रेशर पे ये काम हो रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ।
जब मंदिर नहीं बना, मंदिर कमेटी फेक है, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। तो इसका सारे मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया। उसके बाद भी अगर ये कहे कि ये म्युनिसिपल का तरफ से ये कहते हैं कि नहीं हमने कोई भी परमिशन नहीं दी गई, तो फिर ऐसे बिल्डिंग बने कैसे? इसमें कमर्शियल काम कैसे एक्टिविटीज हो रहे हैं? इसमें कहा गया कि हम जो है इतने 4 फ्लोर 5 फ्लोर जो बन रहा है, हमारे बुद्धिस्ट में कहा जाता है, बर्मीज में कहा जाता है कि चाव चाव मीन्स मंदिर, चाव के ऊपर में कोई भी फ्लोर घर नहीं बनना चाहिए। आज पोंगी चाव के अंदर में सारे बिल्डिंग मंदिर से कई ऊपर बन चुके हैं। ये हमारा बुद्धिज्म के बिल्कुल भी खिलाफ है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हो कि मैं दिल्ली के और बाकी जितने भी बुद्धिस्ट अंडमान के अंदर हैं, मैं उन सबको जमा करूं और एक रैली निकालूं? तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, हर जगह मैंने लेटर दी है, इस पे कार्रवाई की जाए, इस पे संज्ञान लिया जाए कि ये चल क्या रहा है। क्योंकि जितने पैसे आते हैं उसका हिसाब किताब कौन रख रहा है? और इतने पैसे जो आए हैं 20-22 सालों में, और मंदिर के अकाउंट में सिर्फ 4,200 रुपए हैं। आप चाहो तो ये चेक करवा सकते हैं। तो कहाँ गए वो सारे पैसे? क्या पर्सनल यूज किया गया है? कहाँ गए वो सारे पैसे? मंदिर क्यों नहीं बना आज तक? हाँ, अगर जिस तरीके से आपका काउंसलर ने लास्ट इंटरव्यू में ये कहा कि वो आज तो मतलब आज अचानक आ गई, तो मैं मिस्टर काउंसलर को ये कहना चाहती हूँ कि या तो वो बेवकूफ है या तो वो बहुत छोटा बच्चा है। मेरे सामने तो वो बच्चा ही है, तो उसे ये नहीं समझ आता। ये लड़ाई 2012 से शुरू हुई थी, और तब तो मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे जिंदगी का बचपन से लेके जवानी मैंने वहां बिताई है। जमीन के बारे में मुझे ज्यादा पता होगा या उस बंदे को ज्यादा पता होगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक दिन कहता है कि रोड साइड में जितनी भी जमीन है, अपना इंटरव्यू पे कहता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे आता है। तो भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आता है तो रेवेन्यू इस गवर्नमेंट की जमीन पे आप इतने सारे बिल्डिंग कैसे बना दिया? कहीं तो झोल है, और इस झोल का कार्यकर्ता और जितने पैसे आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। तो मैं बार बार यही बात कहना चाह रही हूँ, हमारा बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन के अंदर में किसी तीसरे पर्सन का इंटरफेयर करना ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा है, वो है कमेटी को लेकर के। कमेटी में कोई बुद्धिस्ट नहीं है। मैं कहती हूँ इस कमेटी को डिसॉल्व होना चाहिए। राजू, आप भी कह रहे हो? सही बात, डिसॉल्व होना चाहिए। तो हमारे जितने बुद्धिस्ट लोग हैं, आप देख लीजिए साथ बैठे हैं, उन सबका ये कहना है कि ये कमेटी डिसॉल्व होना चाहिए। और डिसॉल्व क्या है, ये कमेटी तो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। या तो आप मुझे इस कमेटी का रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस बंदों का नाम लिखा है वो कर दीजिए, जो हमारे पेरेंट्स के बाद में हम अभी जिंदा हैं। तो हमसे ना तो बताया गया, ना तो हमसे पूछा गया है किसके बिहाफ पे ये कोशिश की गई है। आप बताइए। मैंने तो उनको न्योता भी दिया है कि आप, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप आइए सामने, हमारे साथ तर्क वितर्क कीजिए। कोई भी नहीं आया यहाँ पे उस कमेटी से। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सारे नॉन बुद्धिस्ट है। तो नॉन बुद्धिस्ट के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी आस्था होती है। ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बुद्धिस्ट चुपचाप बैठ जाएंगे। तो इस पे अगर कोई संज्ञान या कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसके आगे हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप बताइए, जिस कमेटी को गवर्नमेंट ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनाया और उसके संज्ञान लेने के लिए डीसी को अपॉइंट किया गया है, क्या डीसी अपने कामों को समझ में नहीं पा रहे हैं कि उनका काम क्या है? उनको संज्ञान लेना जरूरी नहीं है? एसी ने आज तक, असिस्टेंट कमिश्नर ने आज तक कोई हिसाब पूछा है? जब तक मिस्टर चुग थे तब तक। और इतने सारे बिल्डिंग का मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जितने भी बिल्डिंग बने हैं, चाहे वो मेरा, जैसे न्यामत ने, जैसे काउंसलर ने ये कहा कि इनका भाई का भी घर है, मैं कहती हूँ सबके घर को अभी
इमीडिएटली सब स्टॉप होना चाहिए जब तक कि ये सारे प्रॉब्लम, ये सारे मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता। कोई भी घर अब नहीं बनेगा, स्टे ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि मैंने 3 स्टे ऑर्डर ली थी, 3 स्टे ऑर्डर ऑलरेडी ले चुकी थी। वो स्टे ऑर्डर इसमें है, देखो स्टे ऑर्डर, 3 स्टे ऑर्डर हमारा हो चुका है। उसके बाद भी, स्टे ऑर्डर होने के बाद भी उस बिल्डिंग को बनाया गया। जहां तक सवाल रहा, ये देखिएगा स्टे ऑर्डर का कौन सा सर, हाँ 92 में, जैसे कि उनका सेक्रेटरी जो है, उन्होंने ये कहा था कि 92 से कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है। मैं ये बताना चाह रही हूँ, सेल हो या लीज पे दिया गया हो, क्या वो रेन्यू हो नहीं रहा है हर साल, उनके पैसे आ नहीं रहे। दूसरी बात, पोंगी चौक के अंदर में एक स्कूल था, सिद्धार्था नर्सरी स्कूल, जो कि बिल्कुल मंदिर के सामने था, और उस स्कूल का स्टूडेंट भी हमारे आसपास ही है, ठीक है ना। तो सिद्धार्था नर्सरी स्कूल वो क्यों बंद किया गया और उस जमीन को बेच के वहां पे किसी और का घर बन गया। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे एक ऐसे 5-6 मंदिर के नीचे 5-6 ऐसे रूम्स थे जो कि आइलैंड से बहुत सारे बीमार लोग आते थे, जो बुद्धिस्ट, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, बुद्धिस्ट होना चाहिए, उन सब का इलाज के लिए वहां पे एक रूम रखा गया था, जिसमें उनका ट्रीटमेंट होता था, या हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनके ट्रीटमेंट्स में आके वो रहते थे आइलैंड से। एक तरीके से उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मंदिर में एक जगह बनाया गया था, जिनमें 6-7 रूम थे। जो भी घर के वहाँ के लोग आते थे आइलैंड से, वो वहाँ रहते थे। वो आज बंद है, वो सब बंद करके ये सारे रूम्स रेंट पे दिया गया। किसके भरोसे दिया गया? ये जितने भी मददगार वाला प्रोग्राम था, इन्होंने सब बंद कर दिया। ये किसके भरोसे किया गया है और किससे पूछकर किया गया है? क्या इसके बारे में किसी से पूछा गया है? जो लोग बाहर से आते थे, कई लोग होते हैं जो पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं अपने इलाज के दौरान, तो उनको रहने के लिए वहाँ जगह बनाया गया था पुंगी चौ में, बर्बिस बुद्धिस्ट मिशन में बुद्धिस्टों के लिए। तो किस लिए वो बंद किया गया है? और आज के डेट पे इतनी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रहे हैं, वो जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, क्या ये कमर्शियल उनको प्लान मिला गया है या कमर्शियल किया गया है? जैसे वहाँ होटल है, अगर आप लोगों को लगता है कि वो मंदिर का जमीन नहीं है, तो आप उनके जो भी जमीन है उसके आप सारा कुछ हिसाब किताब करवा सकते हैं, या उसके जितने भी प्रॉपर्टी के ये जितने भी हिसाब किताब है वो आप देख सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि आप मंदिर के अंदर में जितनी भी सुविधा थी वो सब कुछ खत्म किया गया। एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड स्कूल को ही उड़ा दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसके बारे में किसी ने कुछ पूछा है? वो स्कूल कहाँ गया? वो तो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड था, सिद्धार्था नर्सरी स्कूल, वो कहाँ गया? तो इस बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ सरकार से कि आप इसके जो भी स्कूल के बारे में बातें में जो बोल रही हूँ, उस पे आप थोड़ा सा दखलंदाजी कीजिए और पता कीजिए। वहाँ पे एक स्कूल था और उसमें जितने भी प्रीस्ट हैं वो पढ़ाते थे। एक सब्जेक्ट हमारा बुद्धिज्म के होता था, तो वो पढ़ाते थे, बाकी नॉर्मल क्लासेस होते थे वो चलता था। उसे क्यों बंद किया गया? तो आप लोगों से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी है, जितने भी अनऑथराइज बिल्डिंग बना है, वो सब स्टे होना चाहिए, क्योंकि 2017 में भी हमारे पास स्टे ऑर्डर था और 2012 में भी स्टे ऑर्डर था। उसके बाद भी अब मैं चाहती हूँ कि जितनी बिल्डिंगें अब बनी हुई है वो सब स्टे होना चाहिए, जब तक कि हमारा ये प्रोग्राम और इनसे रिलेटेड इंक्वायरी ना हो जाए। तो प्लीज इनका बंद करना चाहिए। अभी कोई भी लीगल एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, नई बिल्डिंग्स बनना नहीं चाहिए। और जितने पैसे हैं, मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करती हूँ कि इतने सालों का 92 से जिस तरीके से उन्होंने 92 या 96 की बातें की हैं, उस सब का मिनट्स ऑफ मीटिंग का हिसाब किताब और उनके पेमेंट्स का हिसाब किताब होना चाहिए।
जब तक ये हिसाब किताब नहीं होगा, नई नई बिल्डिंग ना बनेंगी, जो बन रही हैं वो भी अब कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, जब तक कि हमारा ये मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता। मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में ये भी बात कही थी कि अगर फोंगीचों जैसे जगह में आग लग जाए, क्योंकि वहां 2 से 1 इंच की जगह नहीं छोड़ी गई है, इतने कंजेस्टेड बन गए, कोई उनका कोई ये नहीं था, कोई प्लान नहीं था, बिना प्लान के जितनी बिल्डिंग्स बनी है। तो मैंने ये भी कही थी कि कभी आग लग जाए तो कोई बंदा बचने का कोई सीन नहीं है, किसी का घर बचने का नहीं है। तो हाल ही में 2 दिन पहले अभी सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि वहां पे बहुत सारे पाइपलाइन बिछाया गया है। दो दिन पहले ये वायरल हुआ कि पाइपलाइन बिछाया गया है। ये सिर्फ मेरे कहने के बाद ही पाइपलाइन बिछाया गया, उनसे पहले उनको ये बात का समझ नहीं था कि हमें ये पाइपलाइन जो है पहले बिछाना चाहिए, या ये बिल्डिंग बनाने से पहले उनको जगह समझना चाहिए कि कौन सी जगह में घर बनना चाहिए और कितने किलोमीटर के दूर या कितने मीटर्स के दूर में डिस्टेंस है। वहां एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती। और जहां तक रहने वाले वहां के लोग हैं, मैं उनसे ये कह रही हूँ, आप आए सामने, सच बताएं कि उन्होंने कितने पैसे दिए हैं। और अगर ये बात सच्चाई सामने नहीं आ रहा है, मैं बार बार इस बात को एंड तक मैं बोलती रहूंगी कि जितने इनलीगल कंस्ट्रक्शन है या तो डेमोलिश हो जाए या गवर्नमेंट उसको खाली किया जाए, क्योंकि मुझे उनसे रहने वालों से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सच बताएं कि हमने इतने पैसे दिए हैं। क्योंकि इनका काउंसलर कहता है और इनका सेक्रेटरी कहता है कि हमें कोई पैसे नहीं मिले। क्या यह सच है? अगर ये सच नहीं है तो आप सामने आके बात करें, तब हम उस पर बात करेंगे। अदरवाइज अगर वो सच नहीं बताएंगे और ये नहीं कहेंगे कि हमने इतने पैसे दिए हैं, तो मैं इस बात पे हमेशा एंड तक लड़ती रहूंगी। और जब तक म्युनिसिपल को टैक्स नहीं किया गया और म्युनिसिपल सारा फैसिलिटी उनको दे रहा है, क्या म्युनिसिपल उनको सपोर्ट कर रहा है या म्युनिसिपल का कोई अपना बेनिफिट है? एक तरफ म्युनिसिपल कहता है कि ना हमसे परमिशन लिया गया, ना हमने कोई परमिशन दिया गया, उसके बाद भी अगर म्युनिसिपल कर रहा है तो इसका मतलब म्युनिसिपल किसी दबाव में काम कर रहा है। इसके बाद भी आप मीडिया वालों को कोई सवाल करना है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस तरीके से फोंगीचों में आज के डेट पे जितने भी कंस्ट्रक्शन हुई है, उस सिलसिले में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी वहाँ कंस्ट्रक्शन है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो या कंजेस्टेड कंस्ट्रक्शन हो, अगर कल कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कल को, तो वहां से अगर कोई बीमार भी हो जाए या कहीं आग भी लग जाए, तो वहां से 2 बंदों को निकलना बहुत मुश्किल है। चाहे वो मेडिकल का एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, उसके अंदर आना इतना मुश्किल है कि इतना कंजेस्टेड रास्ते में आप किस तरीके से सहूलियत दे सकोगे लोगों को। तो ये चीजें इन्होंने ये सोचा नहीं, बस जमीन को देना है और उससे पैसे कमाना है, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सोचने का। तो वो जहां तक पैसे की बात रही है, तो ये हिसाब तो हमें चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आए, चाहे ये कमेटी आए, तो ये हमें हिसाब चाहिए। और जब तक ये हिसाब किताब नहीं होगा, ना तो मंदिर को दोबारा रिनोवेट किया जाएगा, ना इस कमेटी को हम दोबारा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मैं डीसी मैडम से ये कहना चाह रही हूँ कि आप इसके संज्ञान लें। आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। आखिरी जो है आपने ये तमाम बातें कही है कि कैसे वायलेशन हुए हैं, यहाँ पे कमेटी की मान्यता किसने दी है। हालांकि संरक्षक अगर डीसी है, डीसी महोदय है और एसी है, जो तमाम चीज़ों की रखवाली करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनके संज्ञान में रहा है अथवा नहीं, क्या ये जवाब आपको मिला है? इनके संज्ञान में है? तमाम मीटिंगें हुई या कमेटी फॉर्मेशन से पहले उनको इंटीमेशन देना कि कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, जनरल बॉडी है, इलेक्शन होना है, ये तमाम एक प्रोसीजर होता है, बायलॉज भी होंगे आपके, तो क्या उनके संज्ञान में है? ये आपको मालूमात हुई है?
इस विषय में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 2012 में ये बात मैंने चुग साहब से कही थी, जो एसी था यहाँ के। तो उनको मैंने बताया था, जो कि उनको पता ही नहीं था कि वो और डीसी जो हैं यहाँ के हमारे संरक्षक है, तो उनको पता नहीं था। जब मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी कि सर यहाँ बहुत सारे लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो उनके ही हिसाब से यहाँ पे स्टे ऑर्डर दिया गया था। स्टे ऑर्डर के 10 दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद में दोबारा से इन लोगों ने, जैसे मेरा यहाँ भी रहना होता है, मेरे दिल्ली में भी रहना होता है, तो उस हिसाब से जब मैं दिल्ली गई तो उसके बाद में इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। जब मैं वापस आई तो पता लगा कि जो बिल्डिंग आधी अधूरी थी वो पूरी हो गई। उसके बाद बहुत टाइम तक मैं सिर्फ डिपार्टमेंट में ही लड़ती रही, जिनको मैं बोलती रही, मेरे पास सारे कागजात हैं कि मैं कब कब कौन कौन से साल में डिपार्टमेंट में ये बोलती रही कि इनके संरक्षक डिप्टी कमिश्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनाया है, और इस तरीके से मिसयूज हो रहा है मंदिर की प्रॉपर्टी को और मंदिर के फंड को। तो इनमें से किसी के ध्यान उस तरफ गया नहीं। लास्ट जब आंचीपक का डीसी था, तब मैंने उनको एक लेटर के साथ में पूरी फाइल दी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, मैं देख लूंगा। उसके बाद उन्होंने ना तो कोई जवाब दिया, ना उस फाइल का आज तक पता नहीं है। चलिए, ये भी मैडम आपकी बात को समझ रहे हैं, और ये जवाब भी आप दीजिए। सवाल हमारा है कि अभी जो बुद्धिस्ट यहाँ के बासिंदे हैं, परिवार वाले हैं, जो अभी इस वक्त में यहाँ मौजूद है अंडमान निकोबार में, और खास करके ये बुद्धिस्ट जो टेम्पल है होंगचन, अब उसकी संरक्षण, और आप इस वक्त क्या चाह रही है? वह लोग जो बसे हुए हैं बरसों से, अब क्या इनको हटाने का है, या फिर आप क्या चाह रही है, ये जरा साफ करेंगे? सर, मैं बिल्कुल इस बात से आपके वाकिफ रखती हूँ कि मैं वहाँ रहने वालों को कोई भी तरीके से मैं दिक्कत या परेशान करना नहीं चाहती हूँ। तो जितने भी लोग वहाँ रहते हैं, मैं उनको किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ। बस ये इतना ज़रूर चाहती हूँ कि जितने भी वहाँ लोग रहते हैं, वो सबसे पहले जिस जगह रहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम मंदिर की प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, ये कोई उनका अपना प्रॉपर्टी है नहीं। और जो लीज पे दिया गया है या रेंट पे दिया गया है या सेल किया गया है, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर लीज पे दिया है तो वो बाकायदा हर साल या 21 महीने ऐसे लीज का टाइम पीरियड होता है। अगर उनके पास वो दस्तावेज है कि वो रिपीट किया गया है, पूरे जब से रहते हैं तब तक आज तक उनके पास में रेंट का कोई स्लिप है, तो हम उस पर कुछ भी बात नहीं करना चाहेंगे। जो एक्सेप्ट होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से हम एक्सेप्ट करेंगे। बट जिन्होंने कोई भी पैसे नहीं दिए हो और उसके बाद भी वो रह रहे हैं, डेफिनेटली मैं उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ, और मैं आखिरी दम तक करती रहूंगी। और जितने कमर्शियल बिल्डिंग बने हैं वो किस आवेज पे बने हैं, किस वजह से बने हुए? कमर्शियल लोग बने हैं, अपने घर बन गया, उनका बिजनेस बन गया, हमारा मंदिर तो खराब हो गया, मंदिर तो खत्म हो गया। या तो वो सब मिलके हमारे साथ मंदिर का निर्माण करें, लेकिन उसमें कोई भी पार्टी और कोई भी पॉलिटिकल चीजें नहीं आनी चाहिए, जिसमें कि काउंसलर तो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बिकॉज काउंसलर का काम है अपना काम करे, मंदिर से आज अगर काउंसलर उस काम के लिए वो हमारे बीच में कहता है कि मैं बनवा दूंगा, हालांकि जिस तरीके से उसने एक बार मुझे फोन पे ये बात कही भी, मैंने उनको फोन भी किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, आपका इच्छा क्या है? तो मैंने कहा मेरा इच्छा है मंदिर बनाना। तो उसने कहा कि हम मिलके बनाते हैं ना। तो वो कौन होता है मुझसे ये पूछने वाला कि हम मिलके बनाते हैं? तो वो सिर्फ वोट बैंक बना रहा है अपना, होंगीचोंग को लोगों को लेकर के वो सिर्फ अपना वोट बैंक बना रहा है। मैंने ये ना तो कोई पॉलिटिक्स करना है, ना इसमें राजनीति चाहिए, ना मुझे ये कहना है कि वो बनाता है। हमारे बुद्धिस्ट के जितने कमेटी डिसॉल्व करे, हिसाब दे, हमारे जितने बर्मीज लोग हैं, जितने हमारे पेरेंट्स ने इनके लिए जान दी है, लड़ाई की है, इन सब को वापस बुलाए और उनसे बात करें, हिसाब किताब दे, हम मंदिर का निर्माण करेंगे।
इस बीच अगर काउंसलर कहता है कि मैं बनाऊंगा, हम इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये हमारा अपना, अगर आप लोग तैयार हैं तो बताइए, क्योंकि हम लोगों को अपना मंदिर अपने तरीके से बनाना है, ना कि किसी काउंसलर के भरोसे। काउंसलर का काम होता है बिजली पानी रोड देखना, ना कि हमारा कमेटी में आके इंटरफेयर करना। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैं आपकी मेहमान अंडमान आज तक से। जी मेरा सवाल ये है मैम, उम्मीद टाउन जो है वो अभी 5 साल या 10 साल में नहीं बचा हुआ। बिल्कुल नहीं। इसमें जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन है, वो अब सैकड़ों पार हो चुका है। जब ये एंक्रोचमेंट हो रहा था, जब ये जमीन बिक रहा था या जो भी है, तब उस समय आप लोग कहाँ पे थे? आप इतने दिन खामोश क्यों रहे? रहमान जी, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो आपने कहा इंक्रोचमेंट, ये इंक्रोचमेंट नहीं है। दिस इज नॉट इंक्रोचमेंट। ये मंदिर की प्रॉपर्टी है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ऑल ओवर इंडिया के लिए एक जजमेंट दिया था कि मंदिर का जमीन का मालिक भगवान है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, अदरवाइज हिंदू हो या जैनी हो, व्हाटएवर, कोई भी, तो उसका मालिक भगवान ही होता है उस जमीन का, और उसका प्रीस्ट सिर्फ उसको देखभाल कर सकता है, और जो कमेटी है, संचालक है, वो सिर्फ उनको संचालक कर सकता है, ना कि वो बेच सकता है, ना वो लीज पे दे सकता है, ना ही वो किसी को कमिटमेंट कर सकता है कि ये जमीन मैं आपको दे रहा हूं, जब तक कि कमेटी का मेजॉरिटी नहीं होता, पूरे सर्वसम्मति से पास नहीं होता। ठीक है, अब जहां तक कह रहे हो आ रहे हो, अब इतने साल कहाँ थे? 2012 से ये लड़ाई शुरू की, उसके पहले हमारे मदर फादर, उन लोगों ने, सबने, हमारे पेरेंट्स ने, जितने हम लोग हैं, सबके पेरेंट्स ने इस बात के लिए लड़ाई लड़ी थी, बट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहरा गूंगा दोनों है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन गूंगा भी है, बहरा भी है। उनको समझ में नहीं आता कि हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, कि इनको, हालांकि उनको इनका संरक्षण बनाया गया है, बट उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। मैं लिखती रही, बट इन लोगों को कभी ये फर्क नहीं पड़ा कि इस पे कोई संज्ञान ले। अब मैं कल दोबारा डीसी मैडम के पास जाऊंगी और उनको याद दिलाऊंगी कि मैडम, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप इस पे संज्ञान करें। मैम एक सवाल और है मैम, जी अभी जो आपका बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन का जो कमेटी है, जी, उसमें बर्मीज लोग कितने लोग हैं, उसमें जो कमेटी मेंबर्स हैं अभी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने बोला कि बर्मीज लोग कितने हैं। आपको मैं बता दूं कि जब प्री 42 के बाद में बहुत सारे बर्मीज फैमिली जो है यहाँ से बर्मा, 60s में बर्मा लोग यहाँ से रंगून के लिए गए थे, और बहुत लोगों का फैमिली जो है, जैसे मेरी मदर बर्मीज है, माय फादर पंजाबी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो कि नॉन बुद्धिस्ट से शादी हुई, तो उनका परिवार अंडमान रह गया, और जिनको अंडमान से जाना था वो लोग चले गए। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग यहाँ, काफी तादाद में है जो कि आइलैंड्स में है, हडबे में, मायाबंदर में, डिगलीपुर में, बहुत सारे बर्मीज, हैवलॉक में है, नील में भी है। तो क्या आप ये चाहते हो कि ये मुद्दे को हम सारे आइलैंड के लोग मिलकर के मुद्दे उठाए? हाँ, बर्मा नाला में भी लोग हैं, मतलब काफी है। ये सब देखिए बर्मीज नाम से है, मेमियो, मेमियो एक बर्मीज बुद्धिस्ट का जगह है। जितने आपको ये बर्मीज नाम दिख रहे हैं, आप ये सब सोचिए कि उस टाइम पे यहाँ बर्मीज की तादाद कितने हैं। आज यहाँ जितने लोकल दिख रहे हैं, ये बर्मीज के बाद आए हैं। देखा जाए तो ये आइलैंड बर्मीज लोगों का है, उसके बाद भी आज हमारी अपनी कोई पहचान इन लोगों ने खत्म कर दिया है हमारा मंदिर को। आज ये मेमियो में क्यों नहीं पैर रख रहे, मायाबंदर में क्यों नहीं पैर रख रहे? क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन हमारा आज तक मेमियो में नहीं हुआ। और प्रीस्ट की बात जहां तक रही है, मैं रहमान जी आपको बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहला प्रीस्ट हमारा जो मेन होता है बुद्ध गाया से जो भी प्रीस्ट आया था, सबसे पहला जीना वोंसा जो आसामी था, उसके बाद एक और था जनप्रिया अरुणाचल का था। अब जो आया है, ये छोटे छोटे उम्र के आते हैं, इनको कोई नॉलेज होता नहीं है आइलैंड में क्या चलता है। इन्होंने कभी
मायाबंदर नहीं गया इन्होंने कभी, और वो न्यूज में जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे नहीं आया है मंदिर में। मैं आपको उसके सारे फोटोग्राफ्स और एविडेंस दे दूंगी कि हम लोग शुरू शुरू बुलाते थे, जब इनको लगा कि हम इनको इनके बारे में पूछ रहे हैं, पोंगीचों के बारे में क्या चल रहा है, तो इन्होंने जो सो कॉल कमेटी जो साउथ इंडियन रवि ने किया है, रवि की थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने पहले भी बताई थी। वो जो है एक कुक था। कुक कैसे बन सकता है? किसी ने कहा कि जब चाय वाला ये बन सकता है, पीएम बन सकता है, तो कुक क्यों नहीं सेक्रेटरी बन सकता है? ये बात मुझे किसी ने पूछी। बिल्कुल बन सकता है, बाकायदा उसको बुद्धिस्ट होना चाहिए। वो बुद्धिस्ट नहीं है। अभी मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, आप एक मुसलमान हैं, आप कोई एक दूसरे जाति के हैं। क्या हम आपके जाति पे जाके क्या किसी जगह आकर के उसके कमेटी पे इंटरफेयर कर सकते हैं? आप बताइए। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। तो ये क्यों हमारी कमेटी में आके इंटरफेयर कर रहा है? किसने इसे परमिशन दी है? मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मैम। आप बताइए सर। में कितने लोग परमिट हैं? बिल्कुल भी नहीं है, मेरे ख्याल से एक है, मैम। सिर्फ एक फैमिली है, मुझे भी नहीं पता। वो मेंबर है राजू, वो राजू है ना नाम का, वो मेंबर है या किसी पोजीशन को होल्ड करता है। सबके सब साउथ इंडियन है। सवाल यही है मैडम, आप लोग इतने लोग हैं, आपका कमेटी है जी। और आपके कमेटी में आपके लोग ही नहीं है जी। क्या वजह है मैम? आप क्यों लोग दूर क्यों है कमेटी? हम दूर नहीं हैं, हमें कभी बताया नहीं जाता, और जब हम पूछते हैं तो वहां पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है। अब लास्ट टाइम हम मीटिंग में बात करने गए कि हमारे बुद्धिस्टों को क्यों नहीं लिया गया, हमारी गाड़ी खराब कर दी गई, हमसे झगड़ा किया गया। वो बात कभी वो मीटिंग कंप्लीट होने नहीं दे रहा है, उसमें श्रेय जाता है आपका काउंसलर को। मैं नाम के साथ बोल रही हूँ, आपका काउंसलर को श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने ही ये काम किया। अब बताइए, जब हमारे आज मुझे अपना मंदिर छोड़ करके एक पब्लिक प्लेस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मुद्दा क्या है? अगर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम पोंगीचों के अंदर करते तो ये भी कंप्लीट होने नहीं दिया जाता। तो हमारे इसमें बुद्धिस्ट कोई है ही नहीं। और कोई क्वेश्चन? यस मैडम, ऐसा है कि अभी आपने कुछ समय पहले यही स्टेटमेंट किया था कि जिनके पास वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। बिल्कुल करूंगी। हालांकि जब उन्होंने घर बनाया तो आपका ये, इसका कहने का मतलब ये है कि आप उनका घर छुपाना चाह रही हैं? नहीं, मैं किसी का घर नहीं तोड़वाना चाह रही हूँ, बट मैं ये जरूर चाह रही हूँ कि जितने भी पैसे उन्होंने दिया है, क्योंकि वहां पे एक ऐसा माहौल हो गया ना, जैसे एक गुंडागिर्दी वाला माहौल हो गया। ऐसे लग रहा है कि अगर मैं बताऊंगा तो मैं मार दूंगा, क्योंकि मेरे पास उसका पुख्ता सबूत है मेरे फोन पे। जहां जरूरत होगी मैं उसको जरूर प्रोवाइड कराऊंगी डिपार्टमेंट को। वहां के बंदे कहते हैं कि हमने इतने पैसे दिए हैं, लेकिन हम सामने आके बोल नहीं सकते, बिकॉज अगर बोलेंगे तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास पुख्ता सबूत है, 100% पुख्ता सबूत है, और मुझे किसी का घर तोड़वाने से क्या मिलेगा? वहां रहने वाले लोगों से मेरा कोई आपत्ति नहीं है या मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बट ये है जो रहने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आपको सुविधा मिल रही है डिपार्टमेंट से, म्युनिसिपल से, सब जगह से सुविधा मिल रही है, तो आप मंदिर को कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं हमारी मदद करते? तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? मेरा मेन उद्देश्य हमारा मंदिर जैसा था वैसे बनना है, जो कि जितना बड़ा उन लोगों ने अपना फ्लोर बनाया है, क्योंकि हमारे बर्मीज में ये कहा जाता है कि मंदिर जो है बिल्डिंग से ऊपर होना चाहिए, बिल्डिंग जो है मंदिर से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हमारा गुंबद जो होता है, ये हमारा बर्मीज में कहा गया है बरगोड़ा, पगोड़ा जो है हमेशा घर से ऊपर होना चाहिए। अगर जितने बड़ा घर बना है, या तो वो ऊपर उस घर से ऊपर बनाए, वरना मैं कार्रवाई बराबर करूंगी। मेरे आखिरी सांस तक मैं लड़ती रहूंगी इस बारे में। तो इसका निवारण कैसे निकलेगा? ये तो वहाँ के लोगों की दिक्कत तो है नहीं। हाँ, तो ये लोगों का दिक्कत नहीं है। लोगों के साथ बैठ के बात करना चाहिए हमें, क्योंकि लोगों का दिमाग में ये है
जब भी मैं वहाँ किसी वजह से या इनसे बात करने जाऊं तो ये पब्लिसिटी किया जाता है कि वो सुनीता छाबड़ा आ रही है, सबका बिल्डिंग तोड़वाने आ रहे हैं। मुझ पे ऐसे बदनामी का इल्जाम लगाया गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम ये तो पिछले बार पिछले एक इंटरव्यू में जहाँ न्यामत जी थे तो वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया था, उसके साथ लेडी थी, उन्होंने बताया था कि आपको पिछले बार आप मीटिंग करने गए थे तो आपको वहाँ से मार के भगाया भी था। मुझे नहीं लगता अंडमान में किसी के अंदर इतने दम है जो ये बात करे। शायद आपने भी देखा होगा वो इंटरव्यू। हाँ, वो जो लोग थे, मैं उनके बारे में ये बता दूं, और उनका पूरा लिस्ट मैंने दिया, जो बंदे इन काउंसलर ने खड़ा कर रखा। एक पोक्सो केस में था, एक रवि का बेटा था, और वो लेडी शराब बिक्री करने वाली थी। ये कंफर्म है। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप अबरडीन थाना में जो भी एसएचओ है, मैं आपको केस नंबर दे देती हूँ, आप पता कर लीजिए। अरे आदमी खड़ा करे तो ऐसे आदमी को खड़ा करो ना जिसपे कोई लांछन ना हो। आप ये बताएं, ये अब मैं इतनी छोटी सी बात के लिए उनसे ये लड़ने तो नहीं जाऊंगी। लेकिन म्यूनिसिपल को आपने पत्र लिखा, जवाब म्यूनिसिपल ने क्या दिया इसके अंदर? मैंने सर बताया जरा है, बताइए। मैंने म्युनिसिपल को जब पत्र लिखा था तो म्युनिसिपल ने मुझे यही जवाब दिया। म्युनिसिपल का पेपर निकालना, म्युनिसिपल ने मुझे ये जवाब दिया है, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ना तो उन्होंने कोई एक और लेटर भी उनके पास गया हुआ है कि कितने 92 में कितने घर थे और आज कितने घर है। उस टाइम पे घर जो है 200 के अराउंड, और आज जो है 500, 497, 500 क्रॉस है। तो और रवि का ये कहना है, रवि जो सो कॉल कमेटी का सेक्रेटरी बोल रहा है, जो हमारा वहाँ का कुक था, वो कहता है कि हमने 92 के बाद में कोई जमीन 1 इंच बेचा नहीं। तो अपने बाबा का घर से तो लाया नहीं था जमीन बेचने के लिए, है ना? तो अपने घर से लाया नहीं था मंदिर का जमीन को बेचने के लिए या लीज पे देने के लिए। और लीज आप बताइए कि 99 ईयर्स का लीज तो होता नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो है नहीं। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूंगा, ये तमाम चर्चा जो हो रही है, आप बता रहे हैं लीज में दिया, उन्होंने कहा आप सो कॉल्ड कमेटी कह रहे हैं, सो कॉल्ड कमेटी ने जमीन लीज में दिया, रेंट पे चला रहे हैं। लेकिन अगर कानूनी नजर से देखा जाए तो कानून ये कहता है कि जिस कमेटी को मान्यता ही नहीं है, किसी ने अप्रूवल अगर नहीं दिया हुआ, तो वो दान भी करे तो भी उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वो अनाज दान कर रहा हो तब भी उससे कोर्ट ये जरूर पूछेगा कि कहाँ से किस दान कर अधिकार रहे से हो। आप उनके प्रॉपर्टी से अनाज दान कर रहे हैं। बिल्कुल सही, तो अच्छा बिल्कुल सही। किया हो या गलत किया हो, या आप इस पे क्या कहेंगे कि अगर आप बोल रहे कमेटी को मान्यता दी गई नहीं दी गई संशय है और ये सो कॉल्ड कमेटी है, तो इन्होंने जो भी किया वो तो सब के सब गलत ही है। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। लेकिन उसके बाद भी उनको सपोर्ट कौन कर रहा है वो आप एडमिनिस्ट्रेशन से पता कीजिए। जब अभी फिलहाल कुछ मेरे लेटर के बाद कुछ इंक्वायरी हुई है। आपने डीसी को संज्ञान में लाया और साथ में आपने पूछा क्या कि ये उनको वैधानिक मान्यता दी गई थी अथवा नहीं दी गई थी, और आपके संज्ञान में है अथवा नहीं है? सर मैंने पिछले महीने 19 तारीख को डीसी मैडम को एक लेटर दी थी। डीसी मैडम ने सिर्फ अपना एक कलम बढ़ा करके उन्होंने तहसीलदार को लेटर दे दी। तो तहसीलदार अब रिपोर्ट बनाएगा, ये करेगा, क्योंकि ये हालांकि ये सारा काम डीसी मैडम के अंडर आना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इतने सारे जगह पे अपना लेटर घुमा दिया कि पहले तो उन्होंने एसी को दिया, एसी के बाद वो, क्योंकि मैं कंटिन्यू उसको फॉलो कर रही हूँ, उस लेटर को फॉलो अप कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने लेटर देके छोड़ दिया, मेरे पास उसकी रिपोर्ट्स भी हैं। तो उन्होंने वहां से एसी के पास से वहाँ तहसीलदार के पास गया, तहसीलदार ने पटवारी को दिया, पटवारी इंक्वायरी के लिए पोंगी चौक गया भी था। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सिर्फ एक जगह लेटर देके चुप है, मैं हर लेटर के साथ घूमती हूँ। आखिरी सवाल, आपका अगला कदम क्या रहेगा? सर मैं जरूर डीसी से एक बार मिलना चाहूंगी, कल या परसों जब भी मिलना चाहूंगी,
और मिलकर उनसे पूछूंगी कि मैडम ये आपका जिम्मेदारी है और आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर उनका रवैया हमारे तरफ पॉजिटिव होता है हमारे बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट मिशन के लिए, अदरवाइज नहीं तो मैं मुझे लास्ट यही करना होगा कि जितने भी आइलैंड्स में हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं सबको बुलाऊंगी और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक धरना होगा, जो कि बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा धरना पहली बार होगा। थैंक यू।